किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में डीएपी खाद डालते समय हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कितनी मात्रा में हमें डीएपी डालना चाहिए, डीएपी के साथ में कौन कौन सी चीज़ें हमें देना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं देना चाहिए। तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। किसान साथियों, अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, कोई सुझाव है तो भी कमेंट करें, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करें। किसान साथियों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। जानते हैं आज की टॉपिक कि धान में डीएपी डालते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं। पहली गलती ये कर देते हैं कि सभी किस्मों में एक समान खादों का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सभी किस्मों का मतलब ये नहीं है कि आपको हर किस्म के हिसाब से अलग अलग किस्म डालना है, खाद डालना है। मेरा मतलब ये है कि कुछ वैरायटियाँ, कुछ किस्में हमारी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं और कुछ वैरायटियाँ किसान साथी, कुछ किस्में हमारी थोड़ी देर में तैयार होती हैं। तो यहाँ पर जो जल्दी तैयार होती हैं उसमें आपको खाद थोड़ा कम डालना होता है और जो थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें खाद तो आपको ज़्यादा डालना होता है, कम की अपेक्षा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डालना होता है। यहाँ पर हम संतुलित मात्रा आपको बताएंगे जिससे कि आपके पैसे की बचत होगी और साथ में अच्छा आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पहली गलती तो यही करते हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम जो फार्मूला, जो खादों का इस्तेमाल आपको बताएंगे वो हम दो तरीके से बताएंगे। पहले आपको बताएंगे उन किसान भाइयों की जिनके धान की फसल कम दिन में तैयार होती है, और दूसरा उन किसान भाइयों की बात करेंगे जिनकी धान की फसल थोड़ा सा लेट तैयार होती है। तो यहाँ पर हम 120 दिन से कम वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में कितना खाद डालें, सबसे पहले यही जान लेते हैं। उसके बाद में जानेंगे कि 120 दिन या फिर इससे ज़्यादा दिन वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में कितना खाद डालना चाहिए। अब यहाँ पर एक गलती तो ये हो गई कि किसान साथियों, आप जो है डीएपी की सही मात्रा नहीं डालते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि डीएपी के साथ में आप जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। कई बार हम धान की रुपाई के समय ही जिंक डाल देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी, भूल कर भी। किसान साथियों, आपको पता होगा कि कभी भी आप जो फास्फोरस वाली खादें होती हैं, चाहे आपका डीएपी हो, चाहे एनपीके हो या फिर कोई अन्य खाद हो जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसके साथ में जिंक सल्फेट, कोई भी जिंक चाहे 33% वाली हो या फिर 21% वाली हो, किसान साथी उसको नहीं दे सकते हैं। अगर आप इन दोनों खाद को मिलाकर देते हैं एक साथ तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम किसान साथी जिंक फॉस्फेट नाम से जानते हैं। जब जिंक फॉस्फेट बन जाता है तो ये अघुलनशील रूप में चला जाता है, यानी कि मिट्टी में ये बिल्कुल भी नहीं घुलता है, जिससे कि आपको पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते, उल्टा रिएक्शन भी देखने को मिलता है। समझ लीजिए बेकार हो जाता है, फालतू हो जाता है, जो आपके पौधे इसको ग्रहण बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो दोनों खादें हैं, डीएपी भी ख़राब हो जाएगी, आपके जो जिंक है वो भी ख़राब हो जाते हैं। जिससे आप खाद तो डालते हैं लेकिन आपकी फसल में वो लगता नहीं है। फिर आप बाद में सोचते होंगे कि अच्छी वैरायटी तो नहीं थी, हमने अच्छा खाद भी डाल दिया फिर भी हमें अच्छा इसका लाभ देखने को नहीं मिला। या फिर आप सोचते होंगे कि हमें कोई अच्छी खाद नहीं मिली। ऐसा नहीं होता किसान साथियों, कई बार हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमें भारी नुकसान होता है। यहाँ पर कभी भी आपको जिंक या फिर डीएपी या फिर अन्य फास्फोरस वाली खादें होती हैं, इसके साथ एक साथ मिला करके बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना होता है। यहाँ तक कि किसान साथियों कुछ दिन बाद तक भी प्रयोग नहीं करना होता है। अगर हम जाने कितने दिन तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो मान लीजिए धान की रुपाई के समय आपने डीएपी का इस्तेमाल किया है तो रुपाई के 20 दिन के अंदर आपको कोई भी जिंक वाली खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप जिंक डालेंगे तो वो आप डालेंगे 20 दिन के बाद, मतलब 20 दिन का अंतर कम से कम आपको रखना चाहिए। अगर आप इस अवस्था में डालेंगे तो भी आपकी खाद किसान साथियों हो सकता है ज़्यादा नुकसान ना हो, फिर भी किसान साथियों कुछ % नुकसान तो ही जाएगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो ये दो बड़ी गलतियाँ जान ली। पहली गलती करते हैं कि समय से और सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सभी किस्मों में एक समान खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी गलती कि जिंक के किसान साथियों रुपाई के समय पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि किसान साथियों जिंक के साथ डीएपी, यूरिया किसान साथियों एक साथ मिला करके प्रयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और पोटाश भी डाल दिया। अब यहाँ पर पोटाश भी अगर आप डालते हैं तो किसान साथियों पोटाश तो आप मिला सकते हैं डीएपी के साथ, आराम से बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा पोटाश को यूरिया के साथ मिलाते हैं तो जो एमओपी पोटाश आता है लाल वाला, उसको अगर आप यूरिया के साथ मिलाते हैं किसान साथियों तो भी बहुत ही लंबे समय तक मिला करके एक साथ रखना नहीं होता है। आप मिला तो सकते हैं लेकिन आपको तुरंत ही खेत में बिखराव कर देना चाहिए। बहुत ही लंबे समय तक मिला करके रखेंगे तो भी ये कुछ प्रतिशत तक खराब हो सकता है किसान साथियों। तो यहाँ पर चलिए तो हो गया बात है कि ये खराब हो जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर डीएपी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में हैं, 120 दिन से कम दिन में तैयार होने वाली किस्में, उसमें हम खाद की मात्रा जान लेते हैं। तो 120 दिन से कम दिनों में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटियों में किसान साथियों आपको जो रुपाई के समय पर डीएपी डालते हैं, आप डालिए 30 kg प्रति एकड़ तक। तो 30 kg डीएपी, 15 kg यूरिया और एमओपी पोटाश 10 kg किसान साथियों मिला करके आपको धान की रुपाई के समय डालना रहता है। यहाँ पर पोटाश हम 2 भाग में डाल सकते हैं। मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूँ कि पोटाश का उपयोग आपको 2 बार करना है, एक बार में नहीं डालना है। पोटाश की पहली मात्रा आपको लगभग किसान साथियों आधी मात्रा रुपाई के समय और आधी मात्रा वही 40 से 50 दिन पर डालना होता है।
तो यहाँ पर रोपाई के समय डीएपी, यूरिया और पोटाश डालेंगे किसान साथियों। इसके साथ ही में जिंक आप नहीं डालेंगे। जिंक का इस्तेमाल लगभग 25 से 30 दिन पर करेंगे। जब धान की फसल हो जाएगी तो यहाँ पर रोपाई के 25 से 30 दिन पर आपको यूरिया फिर से 30 kg देना होता है। साथ ही में जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, आप 5 kg डाल दीजिए, या फिर 21% वाली आप डालते हैं तो किसान साथियों 8 kg तक किसान साथियों जिंक डाल सकते हैं। साथ ही में यूरिया आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब जब आप यूरिया और जिंक डालते हैं 25 से 30 दिन पर, तो इस अवस्था पर आप चाहें तो किसान साथियों सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर के इस्तेमाल से हरियाली भी आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। आपकी जो नाइट्रोजन है, जो यूरिया डालते हैं किसान साथियों, उसकी उपलब्धता काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, जिससे कि आपके पौधे को अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन ग्रहण कर पाते हैं। इससे हरियाली आती है पौधे में, पौधे का वानस्पतिक विकास तेज़ी से होता है। बहुत सारा काम करता है ये जो है किसान साथियों। अब यहाँ पर सल्फर जो 80% वाला WDG वाला आता है 4 kg आप यूज़ कर सकते हैं। तो 25 से 30 दिन पर आपको वही यूरिया जो है किसान साथियों लगभग 30 kg, साथ ही में जिंक 33% वाला किसान साथियों 5 kg, या फिर 21% वाला 10 kg वाला, साथ ही में 80% WDG वाला किसान साथियों सल्फर आपको 4 kg सल्फर 25 से 30 दिन पर डाल देना है। इसके बाद रोपाई के 40 से 45 दिन पर यूरिया फिर से 30 kg, और जो पोटाश है 12 kg आपको देना होता है। ये हम यहाँ पर 50 दिन तक किसान साथियों ये सभी खादें आपको डाल देनी है। मतलब 40 से 45 दिन तक ही आपको डाल देना है कम दिनों वाली वैरायटी में, और जो देर से तैयार होती है किसान साथियों में 50 दिन तक। तो यहाँ पर किसान साथियों हमने पहले जाना कि 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है जो वैरायटी, उसमें हम कितनी मात्रा में कौन सी खादें डालेंगे। यहाँ पर हमने सभी खादों के बारे में आपको संक्षेप से बता दिया। अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी कितना डालना है, यूरिया कितना डालना है, पोटाश कितना डालना है, जिंक कितना डालना है, और साथ ही में सल्फर कितना डालना है। आप चाहे तो कोई भी जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं उसका भी इस्तेमाल धान की रोपाई के समय पर कर सकते हैं। सागरिका आप दानेदार डालते हैं तो भी आप 10 kg के आसपास रोपाई के समय डाल सकते हैं। आप किसान साथियों जानते हैं कि जो हमारी हाइब्रिड धान की वैरायटी है 120 दिनों से ज़्यादा दिनों में तैयार होने वाली जो वैरायटी है उसमें कितनी मात्रा में आपको डीएपी के साथ ही में क्या क्या देना होता है। तो किसान साथियों ज़्यादा देर वाली वैरायटियों में आपको रोपाई के समय पर डीएपी 30 kg से लेकर के 38 kg तक आपको करना है। 38 kg काफ़ी बेस्ट रहेगा। यूरिया की मात्रा आपको 20 किलोग्राम लेनी है रोपाई के समय किसान साथियों लास्ट खाद में। साथ ही में किसान साथियों 20 kg पोटाश लेना है रोपाई के समय पर। इसके साथ में ही आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर सागरिका दानेदार वाला वगैरह ले सकते हैं 10 kg के आसपास। इसके बाद फिर से रोपाई के 30 दिन पर यूरिया आपको 40 kg किसान साथियों, और जो जिंक सल्फेट आता है 5 kg आपको 33% वाला, या फिर 8 kg आपको जो 21% वाला आता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही में आप सल्फर भी डाल सकते हैं किसान साथियों, जो 80% वाला है लगभग किसान साथियों 4 kg के आसपास। तो ये तो हो गया दूसरा किसान साथियों 30 दिन पर इतना खाद डालना है। इसके बाद किसान साथियों लगभग 45 से 50 दिन पर आपको फिर से यूरिया 40 kg और जो पोटाश आता है 20 kg इस्तेमाल कर देना किसान साथियों। अब 50 दिन के बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में नहीं डालेंगे। जितना भी आपको खाद डालना है 50 दिन के अंदर किसान साथियों मिट्टी में डाल लेना। इसके बाद आप चाहें तो NPK 0.34 गबोड़ अवस्था में डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी बालियों का विकास अच्छे से होगा। आप बोरॉन भी डाल सकते हैं जिससे कि पॉलिनेशन अच्छे से होता है। तो ये आप मतलब जो घुलनशील उर्वरक होते हैं इसका भी छिड़काव करते हैं, फॉलियर स्प्रे करते हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, उसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी में खादें डालते हैं उसका इस्तेमाल आपने धान की रोपाई के 50 दिन के अंदर सभी खादों का इस्तेमाल, चाहे यूरिया हो चाहे जो भी हो, आपको कर देना चाहिए किसान साथियों। 50 दिन बाद कोई भी खाद आपको मिट्टी में नहीं डालना। अब यहाँ पर दूसरी सबसे ज़रूरी बात आपको ये रखनी है ध्यान कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें तो इस समय पर आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में पानी की कमी रहेगी तो ये सारी खादें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी और किसान साथियों फसल पर उसका नुकसान भी पहुंचेगा। तो अच्छे से लाभ पाने के लिए किसान साथियों खेत मान लीजिए नमी नहीं है तो आप पहले से चेक करिए, उसके बाद में इन खादों का इस्तेमाल करिए किसान साथियों। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।